नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है इसका जो है आज हम पॉलिटी का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले हर एक एग्जाम में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। अभी हम क्वेश्चन नंबर 179 से जो है वो डिस्कशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। 179 देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज। तो बोलते हैं कि इनमें से कौन सा मौलिक कर्तव्यों की सूची में जो है वो समावेश होता है, कौन सा इनमें से फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आता है। तो अगर आप चार के चार ऑप्शंस को देखेंगे तो ऑप्शन बहुत ही आसान दी गई हैं, तो आप इजीली जो है वो टिक कर पाएंगे कि ऑप्शन बी जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी में आता है। ऑप्शन बी है टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, ह्यूमनिज्म एंड द स्पिरिट ऑफ इक्वलिटी एंड रिफॉर्म। बोलते हैं वैज्ञानिक मनोदशा, मानवता और जांच एवं सुधार की भावना विकसित करने के लिए जो है ये हमारा फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आता है। अगर हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ की बात करें तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो आर्टिकल 51A के तहत जो है वो आती है। 51A आर्टिकल के तहत फंडामेंटल ड्यूटीज़ आती हैं। अगर हम बात करें कि कौन सा पार्ट जो है वो फंडामेंटल ड्यूटी के साथ डील करता है, तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ के साथ पार्ट 4A जो है वो डील करता है। ये आपने ध्यान रखना है। टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ कितनी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, तो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो हमारे पास दी गई हैं। अब फंडामेंटल ड्यूटीज़ के बारे में अगर आपको कुछ भी नहीं पता तो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ जो है वो किस किस तरह की फंडामेंटल ड्यूटीज़ है। जैसे कि कहा गया है कि एनवायरनमेंट को जो है वो प्रोटेक्ट करना है, हमारी लेक्स होगी, रिवर होगी, वाइल्ड लाइफ हो गया, इन सब को जो है वो प्रोटेक्ट करना एक फंडामेंटल ड्यूटी है। साइंटिफिक टेम्पर डेवलप करना ये भी फंडामेंटल ड्यूटी है। पब्लिक प्रॉपर्टी जो है वो उसका सेफगार्ड करना, उसकी सुरक्षा करना जो है वो हमारी ड्यूटी है, उसको नुकसान न पहुँचाया जाए वो हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। और कंट्री को डिफेंड करना, कंट्री की रक्षा करना, जब भी नेशनल सिक्योरिटी में ये चीज़ों की ज़रूरत पड़े तो ये सब करना कंट्री की रक्षा के लिए। बहुत इस तरह की 11 फंडामेंटल ड्यूटीज़ दी गई हैं। एक बार पढ़ लेना, क्योंकि अगर मैं 11 के 11 पढ़ने लगा तो बहुत टाइम जो है वो हो जाएगा। 180 देखिए, बोलते हैं हु इज़ द गार्डियन ऑफ पब्लिक पर्स। तो बोलते हैं पब्लिक पर्स का गार्डियन किसको कहते हैं, किसको जो है वो सार्वजनिक वित्त का संरक्षण कहते हैं, वो कहते हैं कैग को। कैग ऑप्शन ए सही आंसर। अब कैग की फुल फॉर्म क्या होती है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है इसकी फुल फॉर्म होती है। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए, मान लो सेक्रेटरी के एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि प्रेजेंट टाइम में कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया कौन है, तो वो कौन है, वो है गिरीश चंद्र मुर्मू। GC मुर्मू जो है वो कौन है, वो कैग है प्रेजेंट टाइम में। और कैग को अपॉइंट कौन करता है, कैग को अपॉइंट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। और प्रेसिडेंट कौन है, प्रेसिडेंट प्रेजेंट टाइम में द्रौपदी मुर्मू है। और कैग जो है वो कितने टाइम के लिए चुने जाते हैं, इनका पीरियड क्या होता है इनकी टर्म का, तो ये होता है 6 ईयर और 65 ईयर, विच एवर इज अर्लियर। या तो ये 6 साल के लिए चुने जाएंगे या फिर ये 65 वर्षों के लिए चुने जाएंगे। जो भी पहले हो जाएगा उस दौरान इनको रिटायर होना पड़ेगा। अगर ये पहले 65 ईयर्स के हो जाते हैं तो वो इनकी रिटायरमेंट का टाइम माना जाएगा, और अगर 6 ईयर पूरे हो जाते हैं तो वो माना जाएगा। अच्छा, अगर बहुत ही टफ किसी को पूछना है तो वो आर्टिकल पूछ लेता है कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया से कौन सा आर्टिकल डील करता है, तो आर्टिकल नंबर 148, 148 नंबर आर्टिकल जो है वो कैग से डील करता है। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 181 क्वेश्चन में बोलते हैं हाउ मेनी सीट्स आर रिजर्व्ड फॉर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब इन लोकसभा। बोलते हैं कि लोकसभा में शेड्यूल्ड कास्ट और शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए जो है कितनी सीट जो है वो रिजर्व होती हैं। अगर हम बात करें कि लोकसभा में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए कितनी सीटें रिजर्व होती हैं, तो 181 का जो है वो ऑप्शन डी सही आंसर है। 131 सीट्स जो हैं वो रिजर्व होती हैं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए। अच्छा, और अलग अलग रूप से बात की जाए तो 84 सीट्स जो हैं वो रिजर्व होती हैं किसके लिए, शेड्यूल कास्ट के लिए। शेड्यूल कास्ट के लिए 84 सीट्स जो हैं वो रिजर्व होंगी, और शेड्यूल ट्राइब के लिए जो है वो कितनी सीट्स रिजर्व होंगी, 47 सीट्स जो हैं वो शेड्यूल ट्राइब के लिए रिजर्व होंगी। और 84 और 47 टोटल कितना बनता है, 113 जो है वो 131 जो है वो बन जाता है। तो 131 आपने यहाँ से ध्यान रखना है। ये ऑर्डर जो है वो कौन इशू करता है कि कितनी सीट्स रिजर्व रहेंगी किसके लिए, तो ये ऑर्डर जो है वो इशू किए जाते हैं डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा। डिलिमिटेशन कमीशन था 2008 का, जिसने ये डिसाइड किया था कि 412 सीट्स जो हैं वो जनरल कैटेगरी के लिए रिजर्व होंगी, 84 सीट्स रिजर्व होंगी शेड्यूल कास्ट के लिए, 47 सीट्स रिजर्व होंगी शेड्यूल ट्राइब के लिए। तो ये जो था वो बताया गया था डिलिमिटेशन कमीशन के द्वारा। पता चल गया ना, तो यहाँ से आपके सारे डाउट अभी क्लियर हो गए होंगे। तो मेन क्वेश्चन था ये इस वीडियो का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह लीजिए। अगला क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, बोलते हैं हु कैन
डिस्प्लेस द जज ऑफ हाई कोर्ट। तो हाई कोर्ट के जज को जो है वो कौन डिस्प्लेस कर सकता है, कौन जो है उसको उसके पद से हटा सकता है। तो अगर हाई कोर्ट के जज को हटाना है तो प्रोसीजर थोड़ा सा लंबा होता है। ये प्रोसीजर होता है प्रेसिडेंट ऑन दी प्रपोजल पास्ड बाय मेजॉरिटी इन पार्लियामेंट। ऑप्शन ए सही आंसर है। उसको हटाने के लिए जो है संसद में प्रस्ताव पारित होगा और राष्ट्रपति फिर उसको हटाएंगे। तो ये इसका प्रोसीजर होता है। पार्लियामेंट में लोकसभा और राज्यसभा जो है वो दोनों आते हैं। लोकसभा को कौन सा हाउस कहते हैं और राज्यसभा को कौन सा हाउस कहते हैं? लोकसभा को लोअर हाउस कहते हैं, राज्यसभा को अपर हाउस कहते हैं। ये बेसिक क्वेश्चन हैं, बहुत बार पूछे गए हैं। अब हाई कोर्ट के जज के बारे में बात करें कि इनको अपॉइंट कौन करता है, तो इनको अपॉइंट किया जाता है किसके द्वारा? प्रेसिडेंट के द्वारा। प्रेसिडेंट जो है इनको अपॉइंट करता है। अब प्रेसिडेंट जब इनको अपॉइंट करता है तो प्रेसिडेंट जो है वो कंसल्ट भी करते हैं। प्रेसिडेंट कंसल्ट करते हैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ और गवर्नर ऑफ द स्टेट के साथ। तो ध्यान रखना है कि हाई कोर्ट के जो जज अपॉइंट किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं और हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस अपॉइंट किए जाते हैं वो भी प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, परंतु कंसल्ट करते हैं वो किसके साथ? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ या फिर चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट के साथ और गवर्नर ऑफ द कंसर्न स्टेट। कोई भी स्टेट है उसके कंसर्न गवर्नर के साथ वो डिस्कस करते हैं या फिर उनसे सलाह लेते हैं। हाई कोर्ट का जज अगर किसी को बनना है तो क्या क्राइटेरिया रखा गया है? पहला क्राइटेरिया तो बहुत कॉमन है कि वो सिटीजन होना चाहिए इंडिया का। दूसरा क्राइटेरिया रखा गया है कि वो जो है वो जुडिशियल ऑफिस में होने चाहिए इंडिया में एटलीस्ट 10 ईयर 10 सालों तक, और वो एडवोकेट भी रहे होने चाहिए हाई कोर्ट के फॉर एटलीस्ट 10 ईयर। तो 10 सालों के लिए वो एडवोकेट भी रहे होने चाहिए हाई कोर्ट के। अच्छा, अगर मान लो कि हाई कोर्ट के जज ने खुद से ही रिज़ाइन करना है, अगर वो खुद ही रिज़ाइन करना चाहते हैं तो वो कैसे रिज़ाइन करेंगे? तो वो रिज़ाइन करेंगे बाय राइटिंग टू दी प्रेसिडेंट। वो प्रेसिडेंट को जो है वो लिखेंगे अपना रेजिग्नेशन और रिज़ाइन कर देंगे। वो भी आपने ध्यान रखना है। 183 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सरसाइज्ड बाय दी लोकल गवर्नमेंट इन रिलेशन विद स्टेट गवर्नमेंट। तो बोलते हैं कि राज्य सरकार के साथ निम्न में से क्या स्थानीय सरकार द्वारा निष्पादित की जाती है। तो अगर हम बात करें कि इनमें से कौन सी ऐसी अथॉरिटी जो है वो एक्सरसाइज की जाती है लोकल गवर्नमेंट के द्वारा वो स्टेट गवर्नमेंट के साथ रिलेशन बनाकर, तो वो की जाती है ऑप्शन ए डेलीगेटेड अथॉरिटी, यानी कि बंधन प्राधिकार जो है ये किया जाता है एक्सरसाइज बाय लोकल गवर्नमेंट इन रिलेशन विद स्टेट गवर्नमेंट। यहाँ से कुछ ज़्यादा डिस्कस करने को नहीं बनता है, तो बस अगर पूछा गया तो ये क्वेश्चन आज सच पूछा जाएगा, तो इसको ही याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, इसमें बोलते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ जुडिशियल रिव्यू इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ। देखो, बोलते हैं कि जुडिशियल रिव्यू का जो कॉन्सेप्ट है वो हमने किस देश के संविधान से जो है वो लिया है। तो जुडिशियल रिव्यू जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने ज़रूर पढ़ा होगा, सुना होगा, याद भी कुछ लोगों को होगा, परंतु जब एग्जाम में बैठते हैं ना तो प्रेशर इस तरह का होता है कि भूलने लग जाती हैं चीज़ें। ढंग से सुना होगा, ध्यान से सुना होगा तो नहीं भूलेगा। ऑप्शन डी इसका यूएसए जो है वो सही आंसर है। अब यूएसए इसका सही आंसर है। जुडिशियल रिव्यू का कॉन्सेप्ट हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया था। यूएस का जो कॉन्स्टिट्यूशन था यहाँ से हमने और भी बहुत कुछ लिया है। सबसे इंपॉर्टेंट हमने फंडामेंटल राइट जो है वो यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिए हैं। दूसरा हमने जुडिशियल रिव्यू यहाँ से लिया है। प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस होता है वो भी हमने कहाँ से लिया है? यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। हमने जुडिशरी जो इंडिपेंडेंस होती है, जुडिशरी के ऊपर इसका दबाव नहीं होता, वो भी हमने यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से लिया है। तो ये सब चीज़ें हमने कहाँ से ली? यूएस के कॉन्स्टिट्यूशन से ली। ऑप्शन में दिया गया है सबसे पहले कनाडा। तो कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या बोरो किया, हमने क्या लिया यहाँ से हमने लिया कि फेडरेशन होगा विद दी स्ट्रॉन्ग सेंटर, यानी कि सेंटर स्ट्रॉन्ग होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ज़्यादा पावर्स होंगी। ये हमने कहाँ से लिया? कनाडा के गवर्नमेंट से लिया। हमने ये भी लिया कि रेजिडरी पावर जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में दी जाएंगी, ये भी हमने यहीं से लिया। और हमने एक और चीज़ दी यहाँ से कि स्टेट में जो गवर्नर होंगे, जैसे हिमाचल प्रदेश के गवर्नर हैं, तो इनको जो है वो अपॉइंट किया जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। ये चीज़ भी हमने कनाडा के कॉन्स्टिट्यूशन से ली। ऑप्शन में ऑस्ट्रेलिया दिया गया है। ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया? हम पढ़ते हैं ना कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट आती है, कॉन्करेंट लिस्ट और स्टेट लिस्ट, यूनियन लिस्ट। तो कॉन्करेंट लिस्ट हमने कहाँ से ली है? ये हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। और हमने ज्वाइंट सीटिंग ऑफ 2 हाउसेज, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की ज्वाइंट सीटिंग की प्रोसेस जो है वो कहाँ से ली है? वो भी हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो ली है। और अगर हम बात करें कि इंग्लैंड के कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या लिया है, तो इंग्लैंड यानी कि ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से हमने क्या क्या चीज़ें अडॉप्ट की हैं। तो यहाँ से हमने सिंगल सिटीजनशिप का कॉन्सेप्ट हमने यहाँ से बोरो किया है। रिट हमारे पास जो दी गई हैं, प्रोग्रेसिव रिट जो है हमने यहाँ से ली है। कैबिनेट सिस्टम जो होता है वो हमने यहाँ पर लिया है।
पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, इनके पार्लियामेंट को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस दिए जाते हैं, वो हमने यहाँ से लिया है। बाईकैमरलिज्म जो है ये प्रोसेस भी हमने कहाँ से ली है, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से ली है। और रूल ऑफ लॉ भी जो है हमने ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन से जो है वो लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए 43 क्वेश्चन बोलते हैं विच आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायती राज। तो बोलते हैं कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायती राज संस्थानों के लिए प्रावधान करता है। पंचायती राज संस्थानों के लिए प्रावधान करता है आर्टिकल नंबर 40 नंबर आर्टिकल जो है ये पंचायती राज संस्थानों के लिए जो है वो काम करता है। और ये किस में आता है, तो ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में जो है वो आता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आता है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के गांधीयन प्रिंसिपल में जो है ये आता है, ये आर्टिकल नंबर 40 जहाँ पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायती राज की बात की गई है। यहाँ पर मैंने डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी बोला, तो यहाँ से ध्यान रखिए कि आर्टिकल नंबर 4 जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का वो किससे डील करता है, वो डील करता है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी से। क्वेश्चन क्या पूछ जाता है, क्वेश्चन पूछ जाता है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा शेड्यूल जो है वो पंचायतों के साथ डील करता है। शेड्यूल नंबर 11वें नंबर का जो शेड्यूल है वो पंचायतों के साथ जो है वो डील करता है। और कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो डील करती है। ये सारी चीज़ें आपने ध्यान रखनी है, इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज़्यादा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 44 में देखिए बोलते हैं फंडामेंटल राइट्स आर नॉट गिवन टू। फंडामेंटल राइट्स जो है वो किसको नहीं दिए गए होते हैं, फंडामेंटल राइट्स जो है वो पॉलिटिकल सफरर्स को जो है वो नहीं दिए गए होते हैं। ऑप्शन डी सही आंसर है। राजनीतिक हानि उठाने वालों को ये फंडामेंटल राइट्स नहीं दिए गए होते हैं। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो बहुत सारे आर्टिकल ऐसे हैं जो सिर्फ हमारे इंडियन सिटीजन्स को ही दिए गए हैं, फॉरेनर्स को वो राइट्स नहीं दिए गए हैं। जैसे कि आर्टिकल नंबर 15 हो गया जहाँ पर बात की गई है प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन रेस कास्ट की। अब रिलीजन रेस कास्ट के बेस पर जो है वो भेदभाव नहीं कर सकते, ये सिर्फ सिटीजन्स को दिया जाता है। और इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, तो इनके पब्लिक एम्प्लॉयमेंट के मामले में जो है इक्वलिटी होगी अपॉर्चुनिटीज़ में, तो वो आर्टिकल नंबर 16 जो है सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को दिया गया है। और एक आर्टिकल है आर्टिकल नंबर 19 जहाँ पर बात की गई है प्रोटेक्शन ऑफ फ्रीडम की, तो फ्रीडम का जो ये आर्टिकल है ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को दिया गया है। और आर्टिकल नंबर 29 जहाँ पर बात की गई है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज़, तो ये भी सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को दिया गया है, फॉरेनर्स को नहीं दिया गया है। आर्टिकल नंबर 30 जहाँ पर बात की गई है राइट टू माइनॉरिटीज़ टू एस्टेब्लाइज एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, जो है ये सिर्फ इंडियन सिटीजन्स को दिया गया है और जो फॉरेनर्स हैं उनको नहीं दिया गया है। तो ये आप ध्यान रखिएगा, आर्टिकल नंबर 15, 16, 19, 29, 30 ये आर्टिकल ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, उससे पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं ना HPSSC क्लर्क सेक्रेटरी की, तो अभी बहुत कम समय आपके पास बच गया है। टेस्ट सीरीज़ अगर आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने लिंक दे दिया है, वहाँ पर जाइए टेस्ट सीरीज़ को अवेल कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिंक मिल जाएगा। 45 क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑन द स्पेसिफिक यूनियन स्टेट फिजिकल रिलेशन आर मेड बाय। तो बोलते हैं विशिष्ट संघ राज्य वित्तीय संबंधों पर भारत के राष्ट्रपति को अनुशंसाएं दी जाती हैं। ये देखो रिकमेंडेशंस होती हैं फाइनेंस कमीशन की, ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। फाइनेंस कमीशन की रिकमेंडेशन जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो है वो दी जाती हैं, जिसमें स्पेसिफिक रूप से यूनियन स्टेट फिजिकल रिलेशन की जो है वो बात की जाती है। फाइनेंस कमीशन किस तरह की बॉडी है, फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। और कौन सा आर्टिकल जो है वो फाइनेंस कमीशन के बारे में बात करता है, तो आर्टिकल नंबर 280 जो है इसके बारे में बात करता है। फाइनेंस कमीशन के एक चेयरमैन होते हैं और कुछ इसके मेंबर होते हैं, तो इसके चेयरमैन और मेंबर जो है वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं, ये क्वेश्चन बनता है। तो इसके चेयरमैन और मेंबर जो है वो अपॉइंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है इनको अपॉइंट करता है। प्रेसिडेंट ध्यान रखना है कि फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन और वाइस चेयरमैन और मेंबर्स को जो है वो बनाएंगे। और आर्टिकल नंबर 280 फाइनेंस कमीशन से डील करता है। फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, संवैधानिक बॉडी है। और स्टेट सेंट्रल रिलेशन का जो फिजिकल रिलेशन होता है, ये रिकमेंडेशन प्रेसिडेंट को दी जाती है फाइनेंस कमीशन के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, अभी हमने डिस्कस किया था। बोलते हैं व्हाट इज़ द पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट ऑफ कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। तो मैंने अभी बताया था, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 6 ईयर और 65 ईयर एज विच एवर इज अर्लियर। 6 वर्ष अथवा 65 वर्ष जो भी आयु पहले होगी वो माना जाएगा कैग का पीरियड ऑफ अपॉइंटमेंट। अभी आपको बताया कि वीडियो के लास्ट में हम कुछ हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, तो वही हम डिस्कस करेंगे।
पहले है इंग्लिश का क्वेश्चन, तो 160 से हम स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं सेंड इन इज वेटिंग, तो सेंड इन बोलते हैं सेंड इन हु एवर इज वेटिंग। ऑप्शन ए जो है वो 160 का सही आंसर होगा। 160 के बाद 161 में बोलते हैं यू शुड कुकड द स्ट्यू मच लॉन्गर इट्स स्टिल क्वाइट टफ। तो 161 में बोलते हैं क्या होगा, 161 में होगा यू शुड हैव कुकड, यहाँ पर होगा हैव, ऑप्शन बी सही आंसर है। 162 देखिए, उसके बाद बोलते हैं हिज फैंसी डैश है आगे आर्ट ट्रेजर मे प्रूव टू एक्सपेंसिव। तो बोलते हैं 162 में हिज फैंसी फॉर आर्ट, फैंसी फॉर आर्ट ऑप्शन डी सही आंसर है। हिज फैंसी फॉर आर्ट ट्रेजर्स मे प्रूव टू एक्सपेंसिव। तो आगे है एंटोनियम दिया हुआ। एमेटर का जो है आपको एंटोनियम बताना है, अपोजिट मीनिंग बताना है। एमेटर होता है शौकीन व्यक्ति। 163 का ऑप्शन बी प्रोफेशनल जो है वो सही आंसर हो जाएगा इसका। एंटोनियम ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे है 164, बोलते हैं मीनिंग ऑफ इडियम टू मेक मील ऑफ। तो टू मेक मील ऑफ इडियम का मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा टू कंज्यूम, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। 165 में बोलते हैं असल का उपसर्ग क्या बनता है। तो असल का उपसर्ग बनता है 165 का जो है वो ऑप्शन बी दरअसल जो है वो सही आंसर होगा। दरअसल से जो दरअसल इसका सही आंसर है। असल का उपसर्ग शब्द बनता है तो दरअसल इसका उपसर्ग शब्द बनता है। कन्फ्यूजन मत रखिएगा, इसमें समझिएगा ढंग से कि लिखा गया है, तब आपको समझ आएगा। 166 में बोलते हैं इनमें से कौन सा शब्द जो है वो सर्वथा भिन्न है, कौन से शब्द का अर्थ जो है वो सर्वथा भिन्न है। तो 166 का ऑप्शन बी कबूतर जो है वो कबूतर का अर्थ इनमें से भिन्न है, ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि गंगा का पर्यायवाची क्या है। गंगा का पर्यायवाची 167 में बताना है आपको त्रिप, ऑप्शन सी त्रिपथगा जो है इसका सही आंसर है। गंगा का पर्यायवाची त्रिपथगा, ऑप्शन सी सही आंसर है। गंगा के पर्यायवाची क्या क्या होते हैं। गंगा के पर्यायवाची होते हैं मंदाकिनी, भागीरथी, देवनंदी, सुसरिता, विष्णुपदी, त्रिपथगा, नंदीश्वरी, जाह्नवी, सुरसरी, ये सारे जो हैं वो गंगा के पर्यायवाची होते हैं। तो यहाँ पर त्रिपथगा हमारे पास दिया गया है, ये इसका सही होगा। अब ये क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइए कि नए चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट जो है वो कौन बने हैं, या फिर नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो कौन बने हैं। उनका नाम आपको कमेंट करके बताना है, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। और टेलीग्राम पर अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से इस तरह से सर्च कीजिए @allexam31। 21,800 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं।